हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमने रिप्रोडक्शन में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, जैसे कि फ्लावर के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड स्टार्टिंग में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करी थी, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। ओके इसी से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड आपके इन्फॉर्मेशंस के लिए, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि एज यूजुअल हम लोग बात करें तो हमारी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना एक तरह का पाप माना जाता है ना। लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में, इसको गंदी बातें बोलते हैं, बट बिल्कुल गलत। ये चीज़ हर एक बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। ओके जो कि मेच्योर है, और आप मेच्योर हो। बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल्स में ये क्यूरिकुलम होता है कि सेमिनार्स लगा करके सेक्स एजुकेशन दी जाती है। ओके ताकि बच्चे जो है वो जो चीज़ें वो देखते हैं फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में, उनकी गहराइयों को समझें वो, और उसके कंसिक्वेंसेस को भी वो ध्यान में रखें। ओके जैसे कि कॉपुलेशन करना तो आसान होता है, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है प्रेगनेंसी, उसको बियर करना बहुत टफ होता है। या फिर कॉपुलेशन के दौरान बहुत सारे डिजीजेज आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, उन डिजीजेज को बियर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ओके तो यानी कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ध्यान में रखना होगा, और सिर्फ आप ही को नहीं, एक मैरिड कपल को भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में अनलिमिटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और इसका परिणाम तो आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है अभी, है ना। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक अर्ली एज बच्चे से लेकर के एक मेच्योर्ड कपल तक के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहली बात क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल मीनिंग होता है बर्थ कंट्रोल। ओके यानी कि शादी के बाद से जो भी मैरिड कपल होते हैं, वो जब बेबी पैदा करते हैं तो वो बेबी प्लान्ड होना चाहिए। एक प्लान्ड वे में बेबी पैदा करना होता है। ऐसे नहीं कि जब भी मन किया तो बेबी पैदा कर लिया, है ना। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था बर्थ पे। जितनी बार पॉपुलेशन होती थी उतनी बार बच्चे पैदा हो जाते थे। इस वजह से पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, आपको पता है। ओके यानी कि बर्थ कंट्रोल एक ऐसा आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें कि मेनली प्रिवेंट किया जाता है प्रेगनेंसी को, यानी कि बेबी ज़्यादा पैदा ना हो। ओके एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और बेबी पैदा कैसे होता है भाई? तो ऑब्वियसली आपको पता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ही बेबी पैदा होता है। बट हाँ, जरूरी नहीं है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में बेबी पैदा हो। इन सब के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है। ओके सुनाओ, इसी को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि व्हेन अ स्पर्म रीचेज टू द ओवम ऑफ अ वुमन, वुमन के ओवा पे जब स्पर्म पहुंचता है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो प्रेगनेंसी होती है ना, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कंट्रासेप्शन एक मेथड है जो कि इस फेनोमेनन को प्रिवेंट करता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होने देता। अब आप ही देख लो, अर्ली एज में क्या होता है, कपल्स जो है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। अब उनको अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाए कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कब होते हैं, अब उसके बाद आपको कौन कौन से कंडीशंस को झेलना पड़ेगा, है ना, तो फिर जागरूकता बढ़ती है लोगों में। ओके और इसके अच्छे परिणाम होते हैं, आपको एजुकेशन अच्छा मिलता है। ओके तो चलिए फिर देखते हैं कि इसमें हम लोगों को आगे और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्ट्रासेप्शन में हम लोगों को 3 मेथड्स पढ़ने हैं जिससे कि हम लोग प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप तो पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ चुके हो, रिप्रोडक्शन। आप बताओ कि क्या क्या करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी? तो एग का प्रोडक्शन रोक देते हैं। जब एग ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका, है ना। स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा? और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एम्ब्रायो नहीं बनेगा, यानी कि बेबी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके नाउ हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एग जो है वो प्रोड्यूस तो हो, बट स्पर्म के पास ना आ पाए, या स्पर्म एग के पास ना आ पाए। एक्चुअली स्पर्म ही एग के पास आता है। ओके तो एग और स्पर्म को दूर रखा जाए, डिस्टिंक्ट रखा जाए, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ओके देखो कैसे करेंगे वो सब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, बट कर तो सकते हैं ना। एक तीसरी चीज क्या कर सकते हैं कि स्टॉपिंग द फर्टिलाइज्ड एग अटैचिंग टू द लाइनिंग ऑफ द वर्म। अब मान लो कि गलती से एग फर्टिलाइज हो ही गया, तब भी कुछ कर सकते हैं क्या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे ना, कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो अटैचमेंट होता है यूटरस से, इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, वही नहीं होने देंगे। ओके
चलो ठीक है, इतने सारे मेथड्स हमने कर तो लिए कि ठीक है ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बट करेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो देखो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने इन सब के तरीके का इजाद किया है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो सबसे पहले तो हम लोग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, सर्जिकल वे भी होता है बर्थ कंट्रोल का, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है। ओके, अब इन चारों में करते क्या क्या है वो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। ये बहुत बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव है बर्थ कंट्रोल के लिए, एंड इसको आज बहुत सारे वुमेन जो है मैरिड कपल्स इसको यूज करते भी हैं। ओके, ये खासकर वुमेन के लिए होती है, खासकर क्या ये सिर्फ वुमेन के लिए होती है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को रोक देती है। क्या करती है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है। और आपको पता है ओव्यूलेशन तो सिर्फ वुमेन में होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है बच्चे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे जब मेच्योर्ड एग, ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में, उसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब आप बताओ कि जब ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट कर दिया गया, यानी कि अब आपका जो मेच्योर एग है वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा ही नहीं। अब स्पर्म आ भी गया तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा ना, प्रेगनेंसी तो नहीं होगी ना। ओके, तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता कैसे है भाई? ओव्यूलेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए पिल्स बनाए जाते हैं, ओरल पिल्स। ओरल का मतलब होता है पिल्स वो खाए जाते हैं। देखो बहुत सारे पिल्स होते हैं जो लगाने वाले भी होते हैं, और बहुत सारे पिल्स होते हैं जो खाने वाले होते हैं। तो खाने वाले पिल्स को ओरल पिल कहा जाता है, ठीक है। तो ये पिल्स खाया जाता है, और इस पिल्स में हार्मोन्स को बैलेंस अनबैलेंस करने की क्षमता होती है, जो कि हार्मोनल बैलेंस आप कह सकते हो, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम को ये बैलेंस करता है। ओके, तो आपको तो पता है कि ओव्यूलेशन वगैरह सब कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। अब ये हार्मोन्स को रिलीज नहीं होने देगा तो फिर तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा ना। ओके, तो ये इसलिए इसको कहते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। और इस पिल्स को है ना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाना चाहिए। ओके, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे ही खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पिल्स जो है हार्मोन्स के बेसिस पे काम करता है। आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर आपका हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसका एक शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल पे इस मेडिसिन को खाना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि 1 से लेकर के 28 डेज तक का ये पूरा का पूरा टैबलेट बनाया हुआ होता है, ठीक है। इसमें आपको 3 लाइन्स आई थिंक मिलते हैं। 3 लाइन्स में से 2 जो लाइन्स होते हैं वो व्हाइट कलर के टैबलेट्स होते हैं, एंड जो लास्ट वाला लाइन होता है वो ब्लैक कलर का टैबलेट होता है, ठीक है। 7 जो होता है लास्ट वाला वो ब्लैक कलर का टैबलेट होता है। तो आपका जब मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होता है ना, उसके बाद से ही खाना स्टार्ट करते हैं, एंड उसको एंड तक खाते हैं। तो एंड में जो ब्लैक वाला टैबलेट आता है उसको खाओगे तो फिर से आपका मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन फिर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही वापस से नया टैबलेट स्टार्ट करना होता है, ठीक है। इस तरह का ये टैबलेट होता है, मतलब कि आपको पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ये टैबलेट, एक टैबलेट खत्म करना पड़ेगा। एक टैबलेट का मतलब कि पूरा का पूरा ये जो है ये खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया एक वाला, तो फिर दूसरे वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक दूसरा टैबलेट फिर खाना पड़ेगा, तीसरे वाले में एक तीसरा टैबलेट खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप कितनी बार भी कॉपुलेशन कर लो, बट उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। बट हाँ, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन टाइप का भी फील हो सकता है। इस वजह से हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के ही इस टैबलेट को खाना चाहिए। एंड बहुत बड़ी तो ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, वर्केबल वुमेन होती हैं, या फिर किसी भी रीज़न से अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा डिले करवाना होता है, तो इन टैबलेट्स को खा करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले कराया जा सकता है। बट फिर से मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करना चाहिए। और आप मेडिकल शॉप पे जाओगे तो वहां पे भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। ओके, अच्छा, इसके बाद से एक और मेथड है बैरियर मेथड। ये तो बहुत कॉमन मेथड है। इसमें क्या होता है कि कॉन्डोम्स का यूज़ किया जाता है। आपने सुना भी होगा, तो फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स आते हैं, मेल के लिए भी कॉन्डोम्स आते हैं। कॉन्डोम्स के अलावा डायाफ्राम भी होता है, एंड सर्वाइकल कैप्स भी होता है। ओके, तो सर्वाइकल कैप्स एंड डायाफ्राम का जमाना तो अभी खत्म हो गया है, अभी तो कॉन्डोम ही चलता है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है ना, एक डिवाइस होता है, ठीक है। एक डिवाइस होता है जो कि बैरियर का काम करता है, और ये प्रेगनेंसी को रोक देता है। कैसे रोकता है भाई? तो ब्लॉक कर देता है स्पर्म की एंट्री को यूटरस में,
ठीक है, यूट्रस में स्पर्म जा ही नहीं पाता है। मतलब कि कॉपुलेशन होगा ना तो पेनिस तो जाएगा वेजाइना में, लेकिन पेनिस से निकलने वाला जो सीमेन है यानी कि स्पर्म है वो यूट्रस तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये अगर मेल कॉन्डोम की बात करें तो अगर ये पेनिस है तो पेनिस के ऊपर ये कॉन्डोम का लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जितना भी सीमेन निकलता है वो सारे के सारे कॉन्डोम में इकट्ठा हो जाएगा एंड बाद में कॉपुलेशन के बाद से इस कॉन्डोम को बाहर हटा करके रिमूव आउट कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से जितने भी सीमेन हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं बॉडी के बाहर इन द कॉन्डोम। ओके, यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसी तरीके से फीमेल में भी होता है, फीमेल कॉन्डोम भी होता है। तो फीमेल कॉन्डोम का भी यही है कि जब फीमेल का पूरा जो विजाइना है वो ढका रहेगा अगर कॉन्डोम से, तो अगर पेनिस आएगा भी तो उसका जो सीमेन है वो विजाइना के अंदर जा नहीं पाएगा, यूट्रस तक पहुंच नहीं पाएगा। ओके, सो नाउ इसका जो प्लस पॉइंट है बच्चे वो क्या है मैं बताती हूँ। मोस्ट कॉमन बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर कॉन्डम, ये तो मैंने आपको बताया ही, बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट HIV। बिल्कुल सही बात। देखो सीमेन तो पहुंच नहीं पा रहा है दोनों ही केस में, फीमेल कॉन्डम यूज करो या मेल कॉन्डम यूज करो, तो जब सीमेन ही नहीं पहुंच पा रहा है मतलब कि किसी भी तरह का आपको HIV इन्फेक्शन नहीं होगा, एड्स नहीं होगा। ठीक है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और बाकी भी जितने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, फिलहाल आपको 12th में पढ़ना है, वो सारे डिजीजेस भी नहीं होते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट यही है बाबू कॉन्डम्स का। ठीक है, कि आप डिजीजेस से आपको छुटकारा मिल जाएगी, प्लस प्रेगनेंसी वगैरह के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में बहुत सारे तरह के कॉन्डम्स आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है जिसके कॉन्डम्स परफेक्ट नहीं होते हैं और वो फट जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो फिर वहाँ पे चांसेस आ जाते हैं प्रेगनेंसी के। बट अगर आप अच्छे कंपनी के कॉन्डम्स को यूज़ कर रहे हो तो फिर वहाँ पे फटने वटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 97% तो ये सिक्योर होता है फॉर प्रेगनेंसी एंड 3% में आप चांसेस ले सकते हो। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है सर्जिकल मेथड, और ये जो सर्जिकल मेथड है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो ऐसे है ना कि अभी पॉपुलेशन आपको तो इंक्रीज करानी नहीं है, प्लस अभी तो ज़माना भी बदल गया, अभी तो सिर्फ बच्चे पैदा करने नहीं होते, उसको पढ़ाना लिखाना होता है ना, एक अच्छा एजुकेशन देना होता है। तो इस वजह से 2 बच्चे तो काफ़ी हैं, एंड आजकल तो एक भी बच्चे का है कि आप एक ही बच्चे रखो। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा बेटर कहा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी एक मैरिड कपल अपना फैमिली बना लेते हैं तो उसके बाद से वो परमानेंटली स्टेराइल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेराइल का मतलब होता है कि अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो कपल में से अगर एक भी बच्चा पैदा नहीं कर पाने वाला है यानी कि स्टेराइल बन चुका है, तो मतलब कि ठीक है वो कभी भी कॉपुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दो अलग अलग मेथड्स हैं। वैसेक्टोमी मेल करवाते हैं एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स। ओके, तो देखो वैसेक्टोमी मतलब वेस्ट डिफरेंस, अब वेस्ट डिफरेंस से वैसेक्टोमी याद कर सकते हो, और वेस्ट डिफरेंस कहाँ होता है, मेल के बॉडी में होता है। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन है। तो इट इज एन ऑपरेशन, एक तरह का ये ऑपरेशन होता है जिसमें कि वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस को या तो कट कर दिया जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको तो पता है कि वेस्ट डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है, ये एक पाथवे होता है स्पर्म या फिर आप सीमेन कह सकते हो, सीमेन को टेस्टिस से पेनिस तक पहुंचाने का। ओके, तो जब इसी को ब्लॉक कर दिए, वेस्ट डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिए, तो क्या सीमेन आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। तो जब सीमेन ही नहीं आ पाएगा तो प्रेगनेंसी का नो चांस। ठीक है, अच्छा, इट प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम बीइंग एजुकेलेटेड इनटू द फीमेल टू इम्प्रेग्नेट हर। ठीक है ना, ही इज देन स्टेराइल। हाँ, अब जिस भी मेल का वैसेक्टोमी हो चुका है वो अब स्टेराइल कहलाएगा, मतलब कि वो कभी भी अब लाइफ में बेबी पैदा नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो ये भी एक ऑपरेशन होता है दैट कट्स और ब्लॉक द फिलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी में फिलोपियन ट्यूब को कट या बाइंड कर दिया जाता है जो कि फीमेल के बॉडी में होता है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये फीमेल, हाँ ये ह्यूमन होगा ना, ह्यूमन फीमेल, ये स्पेलिंग गलत हो गया, अब देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये ह्यूमन था, राइट। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज है, दिस प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटरस। इसमें क्या होता है कि एग जो है वो इससे ट्रेवल करते करते यूटरस तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि ये ओवरीज से निकलता है एग, तो कहाँ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है, राइट। अब फिलोपियन ट्यूब को ये बाइंड कर दिए तो क्या ये एग जो है यूटरस तक पहुंच पाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है,
और जब यूट्रस तक एग पहुंच ही नहीं पाएगा तो स्पर्म से मीट ही नहीं कर पाएगा, और स्पर्म से मीट ही नहीं कर पाएगा तो स्पर्म जो है उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, वो स्टेराइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टेराइल कहलाएगी। सी इज देन स्टेराइल। ठीक है, अब वो फाइनली कभी भी अपने लाइफ में बेबी पैदा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जब फैमिली बन जाती है ना लोगों की, तो उसके बाद से वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करवाया जाता है। आप भी घर में पता लगाना, मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक ने तो कराया होगा वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। अगर मम्मी ने कराया होगा तो उनको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, एंड अगर पापा ने कराया होगा तो वैसेक्टोमी, ठीक है ना। तो आपका जो होमवर्क है, आप मम्मी से पूछना कि ऑपरेशन किसने, अब देखो हमारे पेरेंट को ये तो नहीं पता होगा कि वैसेक्टोमी उन्होंने कराया है या ट्यूबेक्टोमी कराया, क्योंकि ये बायोलॉजिकल टर्म है। तो उनको बस इतना पता होता है कि ऑपरेशन, बच्चा न होने का ऑपरेशन कराया गया है, ठीक है। तो आप पता लगाओगे कि माँ ने कराया है या पापा ने कराया है, और उनको आप बताओगे कि अगर माँ ने कराया है तो फिर वो ट्यूबेक्टोमी है, और अगर पापा ने कराया है तो वो वैसेक्टोमी। वैसे मैं बता दूं बच्चे कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों में से वैसेक्टोमी कराना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि मेल की जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग होती है फिजिकली, और दूसरी चीज़ है कि जो फीमेल की बॉडी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, तो इस वजह से वापस से एक और ऑपरेशन फेलोपियन ट्यूब को बाइंड करने के लिए ये सही नहीं होता है वुमेन की बॉडी के लिए, और लास्ट में जा करके वही होता है जो यूटरस जो है उसका कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, और यूटरस को बाहर निकालना पड़ता है। वुमेन की बॉडी जो है पूरी की पूरी खराब सी हो जाती है। ओके, हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इस वजह से अच्छा तो यही होता है कि वैसेक्टोमी कराई जाए, यानी कि जो मेल कपल है वही ऑपरेशन करा ले। बट हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी अलग सी है। यहाँ पे जो भी मेल वैसेक्टोमी कराता है, ऑपरेशन कराता है, यानी कि स्टेराइल बन जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब उसमें स्ट्रेंथ नहीं रही है ना। तो इस वजह से उनको इंसल्ट से फील होती है अपने फ्रेंड्स के बीच में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने फैमिली प्लानिंग की है, इसको फैमिली प्लानिंग करना कहते हैं। ओके, तो अभी लोगों में एटीट्यूड होता है, मेल्स में एटीट्यूड होता है कि नहीं भाई मेरे को तो, मैं मर्द हूँ, ऐसा होता है ना, मैं मर्द हूँ, मैं स्टेराइल कैसे हो सकता हूँ। ओके, तो ये सारी पुरानी बातें हो गई। अभी अगर आप कपल हो, आपकी फैमिली है, तो आपको अपनी फैमिली को देखना है ना, ठीक है। तो आप क्यों चाहोगे कि आपकी जो वाइफ है वो बीमार हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो इस तरीके से जितने भी वेल एजुकेटेड बॉय होते हैं, मेल कपल होते हैं, तो वो उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो खुद ऑपरेशन कराते हैं बजाय कि अपने पार्टनर के, ठीक है। सो नाउ आगे हम लोग मूव करते हैं। हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है वो देखो। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद भी या कुछ ना होने के बाद भी, मान लो कि आपने कॉन्डोम यूज़ किया बट वो वर्क नहीं करा, या फिर आपने कॉन्डोम यूज़ नहीं करा, तो अगर मान लो गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी गया बट आप बेबी नहीं चाहते, ठीक है, आपने बेबी के लिए प्लानिंग नहीं करी है, आप वर्केबल वुमेन हो, या फिर आपने ऐसा कोई प्लानिंग अभी नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि हर बारी बेबी को बॉडी से रिमूव आउट करना तो अच्छा नहीं होता है ना। 3 महीने के बाद से तो इलीगल भी है ना, 3 मंथ के बाद से आप बेबी को आउट नहीं कर सकते अपने बॉडी के बाहर, है ना। तो ये इलीगल हो जाता है। और 1 मंथ के बाद भी अगर आप बॉडी से बाहर करते हो, वुमेन की बॉडी से बाहर अगर किसी बेबी को, तो वुमेन की बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये तो एक मर्डर भी है, आपको तो पता है ये सारी बातें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, मदर की बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है और मदर की डेथ भी हो जाती है। ओके, तो इस कंडीशन में अगर मान लो कि आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, तो उसके लिए पिल्स बनाए गए हैं, और ये पिल्स 72 आवर्स के अंदर ही खाने होते हैं। टीवी में बहुत बारी दिखाया भी जाता है। तो उन सारे पिल्स को खाने से क्या होता है कि अगर आप में आपने बेबी फर्टिलाइज हो गया है, ओके, आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया है, तो फिर वो जो है खुद ही अबॉर्ट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजर नहीं हुआ है तो फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंसेस उसके दिखाई देंगे, जैसे चक्कर आना या फिर इरिटेशन होना, ओके, वोमिटिंग आना, उसके बाद से फिर नॉर्मल हो जाता है। बट इसमें यही है कि 72 आवर्स से पहले ही इसको खाना होता है, इसके बाद से ये वर्क नहीं करता है। और हाँ, इसको भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही खाना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो जाता है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे कि आईपीएल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे, टीवी में दिखाता है ना, आपकी करीना कपूर जो एक्ट्रेस हैं वो इसका ऐड करती हैं, है ना, आपने देखा होगा, तो इस वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, नाउ एक यहाँ पे फाइनल टॉपिक बचा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है सबसे पहले तो कंट्रोल करने के लिए हमारा जो पॉपुलेशन है उसको, उसके बाद से अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे कि हमने अभी जस्ट बात की आईपीएल की, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसको अबॉर्ट कराने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का। उसके बाद से इमेच्योर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के लिए, अब जैसे कि मान लो कि कोई वुमन है, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, बट उसका हेल्थ जो है उसका साथ नहीं दे रहा, है ना, अगर वो बेबी का डिलीवरी करवाती है तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उस तरह की कंडीशन में भी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद से टू कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हाँ ये तो कॉन्डोम में मैंने आपको बताया ही, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का, जैसे कि कॉन्डोम। ठीक है, ओके, तो बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आंसर क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो में आंसर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो। एंड हाँ बच्चे, यहाँ पे नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चंस नहीं ही पूछे जाते हैं जनरली। एंड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सर्जिकल मेथड से बहुत ज़्यादा, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी क्या होता है, एंड दोनों में क्या किया जाता है। तो वेसेक्टोमी में वैस डिफरेंस को बाइंड किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को बाइंड किया जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड उसके बाद से बैरियर मेथड भी पूछा जाता है कि बैरियर मेथड क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एंड इसका प्लस पॉइंट क्या है। तो प्लस पॉइंट यही है कि इससे डिजीजेस से हम लोगों को छुटकारा मिल जाती है। ठीक है, और आपको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में बस पूछा जाता है कि इस मेथड में क्या करते हैं, तो ओरल पिल्स खाते हैं एंड ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।